हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिंक आएगी, पीपीटी डाउनलोड कर लेना। दूसरी लिंक आएगी सोल्ड पीवाई की, डिटेल नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान वीडियो होने वाली है, जल्दी शुरू करके खत्म करते हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब की जो पावर है ना वो डिवाइड की गई है दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। पहला है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट। सेंट्रल में यूनियन और पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं। तो जो डिवीजन ऑफ पावर है ना वो 7th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट है ना उनसे की गई है कि कौन किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। तो उसमें 3 लिस्ट दी गई है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड वगैरह, इन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल लॉज वगैरह। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रियल प्रॉब्लम क्या आती है कि लॉ हमेशा फिट नहीं करता है एक सिंगल लिस्ट में, वो हमेशा टच करता है दूसरी लिस्ट को। जैसे कि स्टेट टच कर सकता है यूनियन सब्जेक्ट को, पार्लियामेंट टच कर सकता है दूसरे सब्जेक्ट को, मतलब स्टेट वाले सब्जेक्ट को। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये सोल्व कौन करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि टू डिसाइड वेदर ए लॉ इज वैलिड, मतलब ये डिसाइड करने के लिए कि लॉ वैलिड है या नहीं, तो हमें उसकी ट्रू नेचर, कोर एंड एसेंस को देखना पड़ता है। ठीक है, नॉट जस्ट लेबल और सरफेस अपीयरेंस। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो आप किसी मैरिज फंक्शन में गए। ठीक है, अब मैरिज फंक्शन में गए हो तो वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ है उसने, व्हाइट मतलब शर्ट वगैरह, बिल्कुल जो लॉयर का ड्रेस कोड है ना उसमें वो वहां पे गया हुआ है। अब आप क्या करोगे? उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि ये एक लॉयर है? अब आप उसको कपड़ों से इंटरप्रेट कर लोगे कि एक लॉयर है, या फिर आप उसकी ट्रू नेचर या फिर कोर और एसेंस देखोगे? जब आप उसके पास जाओगे, उससे मिलोगे, उससे बातें करोगे, आपको पता लगता है कि यार ये एक लॉयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेबल और सरफेस अपीयरेंस को ना देखते हुए आपने क्या किया? आपने उसकी ट्रू नेचर और कोर एंड एसेंस को पता करने की कोशिश की। ठीक है, जिससे वो पता लगा कि वो एक लॉयर नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो लॉ जिससे बिलोंग करता है, जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, वो रियली और मेनली कहां से बिलोंग करता है? टू द सब्जेक्ट दैट इज रियली एंड मेनली अबाउट। तो जब लॉ अपेयर होता है ऐसा लगता है कि ये टच कर रहा है सब्जेक्ट आउटसाइड द लॉ, मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर, तो कोर्ट देखता है उसकी ट्रू नेचर को, रियल पर्पज को और मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। पिथ का मतलब होता है ट्रू एसेंस, रियल सब्जेक्ट, मेन मैटर, और सब्सटेंस का मतलब होता है एक्चुअल कैरेक्टर, एसेंशियल पार्ट उसका। तो जज ए लॉ बाय व्हाट इट ट्रूली डज, नॉट बाय व्हाट इट कॉल्स इटसेल्फ। तो एक सिंपल रूल होता है, लॉ इज वैलिड जब तक ट्रू नेचर बिलोंग करती है उस सब्जेक्ट से जिस पे लेजिस्लेचर अलाउ है लॉ बनाने के लिए। ठीक है, भले ही वो एक्सीडेंटली, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एक्सीडेंटली, भले ही एक्सीडेंटली टच कर रहा है वो दूसरे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंटली टचेज वर्ड यूज हुआ ना, इसको बोला जाता है इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट। इसको अब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये डॉक्ट्राइन एग्जिस्ट क्यों करता है? रीजंस क्या है इसके? सबसे पहला रीजन है जो सब्जेक्ट ओवरलैपिंग है ना वो इनएविटेबल है। ठीक है, मतलब कि 3 लिस्ट दी गई है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई है। नो मैटर कितना भी केयरफुली आप ड्राफ्ट कर लो तो कंप्लीट सेपरेशन तो इम्पॉसिबल होता है। रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं जिन पे लॉ बनता है, वो इन्वॉल्व करते हैं हमेशा मल्टीपल एस्पेक्ट। सम टच कर रहे होते हैं यूनियन सब्जेक्ट को और दूसरे टच कर रहे होते हैं स्टेट सब्जेक्ट को। तो एक एग्जाम्पल ही समझते हैं। एक लॉ है फूड सेफ्टी पे, वो टच कर रहा है पब्लिक हेल्थ को। ठीक है, जो कि स्टेट लिस्ट में है। वो टच कर रहा है इंटर स्टेट ट्रेड को भी, जो कि यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, और वो टच कर रहा है स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स को भी। ठीक है, जो कि कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे क्लेरिफाई करोगे? कौन सी लिस्ट? आप ये देखोगे कि जो ये लॉ है ना वो प्रीडोमिनेंटली किसके रिगार्डिंग है, मतलब कि जो ये लॉ है ये मेनली किसके बारे में है। ठीक है, अगर मान के चलो ये लॉ बनाया स्टेट ने, द सब्जेक्ट फूड एंड सेफ्टी जो स्टेट लिस्ट में है, और टच कर रहा है इंसिडेंटली दूसरी लिस्ट को भी, तो ये लॉ वैलिड माना जाएगा। ध्यान रखना, उसको बोला जाता है पिथ एंड सब्सटेंस। रीजन नंबर 2, ये प्रिवेंट करता है इजी इनवैलिडेशन ऑफ लॉ। बिना इस डॉक्ट्राइन के अगर कोई भी लॉ है, अगर वो स्लाइटली टच कर रहा है ना किसी दूसरे लेजिस्लेचर की टेरिटरी को, तो वो इजीली हटा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? केओस हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी रियल वर्ल्ड लॉ टच करता है मल्टीपल सब्जेक्ट को। ध्यान रखना, तो जब तक वो लॉ उन्होंने बनाया जिसको बनाना होता है, मतलब कि स्टेट सब्जेक्ट का लॉ है और स्टेट ने ही बनाया है, और भले ही वो हल्का सा टच करे, इंसिडेंटली टच करे दूसरे सब्जेक्ट को, तो वो लॉ वैलिड माना जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है इजी इनवैलिडेशन ऑफ लॉ, वो हटाया नहीं जाता है। अगर थोड़ा सा भी टच करेगा लॉ तो नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, अगर ये डॉक्ट्राइन ना होता तो अगर थोड़ा सा भी टच करता है लॉ तो वो इनवैलिड हो जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट लेजिस्लेटिव इंटेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर हमेशा लॉ नहीं बना सकता, लेबल नहीं कर सकता लॉ को परफेक्टली।
कोर्ट देखता है पास्ट लेवल्स को देखने के लिए लेजिस्लेचर एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ट्राई क्या करना चाहता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से रेस्पेक्ट होती है लेजिस्लेटिव की इंटेंट की, ठीक है। अब इन सब में आपने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी, इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट हम किसको बोलते हैं। जब भी कोई भी लॉ बनाते हैं हम, तो वो थोड़ा सा अगर दूसरी चीज को टच करता है तो उसको बोला जाता है इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट, ठीक है। अब वो जो थोड़ा सा जब दूसरे लॉ को टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस लॉ को ही हटा देंगे, उसको इनवैलिड कर देंगे। हमें देखना होता है उसकी ट्रू नेचर और एसेंस। अगर ट्रू नेचर जो भी है वो लेजिस्लेटिव की कंपिटेंसी में है, मतलब कि उस चीज पे लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, तो लॉ को हमेशा वैलिड माना जाएगा, भले ही वो थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट को टच कर रहा हो। इसका मतलब होता है इवन इफ ए लॉ इंसिडेंटली टच और अफेक्ट ए सब्जेक्ट इन अनदर लिस्ट, तो वो स्टिल वैलिड माना जाएगा जब तक पिथ एंड सब्सटेंस, मतलब कि उसकी ट्रू नेचर बिलोंग करती है करेक्ट लिस्ट से। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल समझाओ क्या? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट रोड बना रही है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब रोड आप बना रहे हो तो आपको कट करने पड़ेंगे कुछ ट्री जो फॉरेस्ट रिजर्व के आसपास हैं। अब जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो इन्वॉल्व करता है यूनियन एनवायरमेंटल लॉज को, जो कि एक यूनियन सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि उन ट्रीज को काटना रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए ये एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होगा जिसको सिर्फ सेंटर कर सकती है। तो अगर हम उसका ट्रू नेचर देखेंगे उस प्रोजेक्ट का, वो है सिर्फ और सिर्फ रोड बिल्डिंग, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इंसिडेंटली इफेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो आपका रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट होगा ना, तो वो स्टिल वैलिड माना जाएगा, ध्यान रखना। इस अप्रोच को बोलते हैं इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट, ध्यान रखना। अब इस चीज को देखने के लिए कोर्ट दो क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन है कि डोमिनेंट पर्पज, मतलब कि ट्रू नेचर क्या है इस लॉ का, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डोमिनेंट पर्पज है वो किस लिस्ट में है, ठीक है, मतलब कि कौन उस पे लॉ बना सकता है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर यस आएगा तो लॉ वैलिड माना जाता है, भले ही इंसिडेंटली टच करे वो दूसरी लिस्ट को। अगर नहीं आ रहा है आंसर, नो आ रहा है, तो लॉ इनवैलिड माना जाता है, क्योंकि ट्रू नेचर बिलोंग करती है टू ए लिस्ट जिसपे लेजिस्लेचर जिसने वो लॉ बनाया वो बना ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोर्ट डिटरमाइन कैसे करता है पिथ एंड सब्सटेंस को, मेथड। तो उसमें 6 स्टेप लगते हैं। पहला है रीड द एंटायर लॉ, मतलब कि नॉट जस्ट रीड द टाइटल, हमें नहीं पढ़ना है, दूर से नहीं देखना है, उसको जाकर के पास से ही पूछना है, मतलब कि लॉ को इन डेप्थ पढ़ना है, मतलब कि उसका एक्चुअल प्रोविजन, सेक्शन वगैरह, इफेक्ट ऑफ लॉ देखना है ढंग से, ठीक है, ये एक्चुअली करना क्या चाहता है। दूसरा है आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि मेन, प्राइमरी, प्रीडोमिनेंट पर्पज ऑफ द लॉ, ठीक है। क्या प्रॉब्लम ये जो लॉ बना है ये सोल्व करने की ट्राई कर रहा है, क्या सिचुएशन थी जिसको ये ट्राई कर रहा है रेगुलेट करने के लिए। स्टेप नंबर 3, लुक एट द प्रैक्टिकल इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि ये देखना होता है कि लॉ एक्चुअली करना क्या चाहता है रियल लाइफ में, ठीक है। कौन कौन इससे अफेक्ट होंगे, किस तरीके से अफेक्ट होंगे, और क्या रिजल्ट लॉ क्रिएट करेगा प्रैक्टिस में। इसका मतलब होता है कि मान के चलो कोई लॉ कहता है सारी शॉप बंद हो जाएंगी 8 बजे के बाद, तो रिजल्ट इन प्रैक्टिस क्या होंगे कि शॉप बंद होने लगी अर्ली, जो बिजनेस आवर्स थे वो घटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, और जो वर्कर्स है वो घर जल्दी जाने लगे हैं। इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ द लॉ। स्टेप नंबर 4 में मैच करना होता है डोमिनेंट ऑब्जेक्ट जो भी है करेक्ट एंट्री लिस्ट से, किस लिस्ट में वो डोमिनेंट पर्पज दिया हुआ है उसको मोस्ट क्लोजली देखना होता है, मैच करना होता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव की कंपिटेंस को देखना होता है कि जो लेजिस्लेचर है कि वो लॉ बना सकता है उस पे या नहीं बना सकता है। अगर हाँ तो लॉ वैलिड माना जाता है, अगर नहीं तो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद होता है असेस इंसिडेंटल इफेक्ट, अगर कुछ चीज अफेक्ट कर रही है दूसरी लिस्ट को, ठीक है, तो अगर वो इंसिडेंटल है मतलब सेकेंडरी है, उसका वो मेन पर्पज नहीं है, तो वो एक्ट वैलिड माना जाएगा, वो वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब 2 केस लॉ पढ़ते हैं, इनसे आपको समझ में आ जाएगा। पहला है प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स। इसमें क्या था, जो बंगाल लेजिस्लेचर था ना, उन्होंने पास किया था बंगाल मनी लेंडर एक्ट, ठीक है, जो रेगुलेट कर रहा था मनी लैंडिंग को, इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टर्म्स ऑफ रिपेमेंट वगैरह। तो जो एक्ट है ना अफेक्ट कर रहा था प्रोमिसरी नोट्स को भी, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि एक यूनियन सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो किसी ने आर्ग्यू किया कि बाय रेगुलेटिंग प्रोमिसरी नोट बंगाल हैज एंटर्ड इनटू ए यूनियन सब्जेक्ट, तो ये एक्ट इनवैलिड माना जाएगा। तो प्राइवी काउंसिल ने क्या कहा कि जो पिथ एंड सब्सटेंस है ना बंगाल मनी लेंडर एक्ट का, वो रेगुलेट करना है मनी लेंडिंग को, ठीक है, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो एक्ट ने इंसिडेंटली अफेक्ट किया था प्रोमिसरी नोट्स को, जो कि एक यूनियन सब्जेक्ट है। तो ये एक इंसिडेंटल इफेक्ट है, ट्रू नेचर नहीं है उस लॉ की, तो यहाँ पे लॉ वैलिड माना गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज FN बलसारा। तो जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था ना, उसने प्रोहिबिट किया था सेल, परचेज और कंजप्शन ऑफ लिक्वर इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ये इंसिडेंटली अफेक्ट कर रहा था 2 चीज़ को। पहला था इंपोर्ट ऑफ फॉरेन लिकर,
ठीक है, जो कि एक यूनियन लिस्ट में आता है। दूसरा था एक्सपोर्ट ऑफ लिकर। चैलेंज क्या कि FN बलसारा ने यहाँ पे आर्ग्यू किया कि बाय अफेक्टिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिकर स्टेट हैज एंटर्ड इनटू यूनियन टेरिटरी, जो बनाता है इस एक्ट को इनवैलिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पिथ एंड सब्सटेंस है ना, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, वो पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, स्पेशली प्रोहिबिशन ऑफ लिकर जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन लिक्वर वो मेरली जस्ट एन इंसिडेंटल है, ठीक है, नॉट द डोमिनेंट पर्पज नहीं है, मतलब मेन पर्पज नहीं है। तो यहाँ पे इस एक्ट को वैलिड किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है इस एक्ट के जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं विद इंपोर्टेड फॉरेन लिकर, ठीक है, जो कि इंसिडेंटल नहीं है, तो जो स्पेसिफिक प्रोविजंस वो हैं वो हटा दिए जाएंगे, और जो रेस्ट ऑफ द एक्ट है जो जेन्युइनली, मतलब कि जेन्युइनली है अबाउट द स्टेट प्रोहिबिशन, वो सर्वाइव करेगा। अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक पहला मेजर सुप्रीम कोर्ट केस है जिसने अप्लाई किए थे 2 डॉक्ट्राइन। ये तो किया ही था, इसमें दिखाया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी। पूरे एक्ट को ना हटा के जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ और सिर्फ उसको हटाओ, जो सेक्शन अफेक्ट कर रहे हैं, जो सेक्शन इनवैलिड है उनको हटाओ। यहाँ पे लिंक आएगी, पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन हर जगह होती है, डाउनलोड कर लेना, अभी जाना मत बिल्कुल भी। ये PPT सेम चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना भाई, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो ये देखनी है देख लेना, पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, यहाँ से कर लेना। अगर आपका आज एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।